बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें न्यूयॉर्क की तरफ है, क्योंकि आज रात किसी वक्त भी आज़ाद फ़लस्तीन का ऐलान हो जाएगा और उसे मैक्सिमम मुल्क कबूल भी कर लेंगे, जिसके बाद हो सकता है मसला फ़लस्तीन हल हो जाए मुकम्मल तौर पे, या फिर एक नई बिगनिंग स्टार्ट हो जाए। अब देखते हैं कि आज रात क्या होता है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का खिताब अक़वाम मुत्तहिदा से था और उसमें बहुत सारी चीज़ें नई सामने आई, मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास को नवाजने के मुतरादिफ है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना वोट जो है वो इसराइल के हक़ में दे दिया है। और साथ उन्होंने कहा हमास को फौरी तौर पर एक साथ तमाम यरगमालियों को रिहा करना चाहिए, जो ज़ाहिर हमास तैयार नहीं है इसके लिए। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, इनकी एटमी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है, ये उन्होंने एक ऐलान किया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं की और मेरी कोशिशों पर शुक्रिया की कोई कॉल भी नहीं आई, ये उन्होंने शिकवा किया है। और साथ उन्होंने वही कि 8 महीने में 7 जंगें ख़त्म करवाई है और गैर कानूनी इमिग्रेशन यूरोप को तबाह कर देगी वगैरह वगैरह। और साथ उन्होंने कहा तेल खरीद के चीन और भारत रूस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनका क्लेम है कि ग्लोबल कूलिंग फ्रॉड था, ग्लोबल वार्मिंग भी गलत थी, और अब क्लाइमेट चेंज ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसकी भी कोई रियलिटी नहीं। तो अपना एजेंडा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। थोड़ी देर बाद एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर 7 इस्लामी मुल्क उनसे जाके मुलाकात करेंगे, सरबराह होंगे 7 इस्लामी मुल्कों के, और वो कायल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि आप गज़ा की जान छोड़ दें। क्या आज की ये मीटिंग कामयाब हो सकेगी या नहीं, और इसके क्या क्या नताइज होंगे, ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर एजाज महमूद साहब, दिफाई तजियाकार। इनके साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और न्यूयॉर्क से हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं गैती आरा अनीस साहबा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं न्यूयॉर्क से उनसे गैती, बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि ट्रंप की जो तकरीर है उसको किस तरह लोग फील कर रहे हैं, और साथ साथ जो आज मीटिंग होनी है थोड़ी देर बाद होनी है, ज़ाहिर है उसका क्या नतीजा निकल सकता है? जी जी बिल्कुल जावेद साहब, मैं सिर्फ ये क्लियर कर दूं कि मैं अभी इस वक्त राइट नाउ आई एम नॉट एक्चुअली देयर इन न्यूयॉर्क, तो ये क्लियर करना जरूरी है। बाकी यस, टोटली ऑन इट जो भी आप पूछ रहे हैं। अभी आपने जी ट्रम्प साहब के तो आपने सुन ली है, वो उनका आपको पता है कि एक खास तरीकेकार है जिसपे बात करते हैं, और उनको हमेशा वो मलूज रखते हैं कि उनकी जो वोटर बेस है वो उनको सुन रही हो, क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं हर जगह पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी उन्होंने जो है एक पीस मेकर के तौर पे अपना जो वो हर जगह पीस प्रेसिडेंट के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं, हमेशा कहते हैं, क्लेम करते हैं, वही चीजें उन्होंने आज दोहराई। ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वी ऑल लिसन टू, और वो भी जाहिर है कि पहली दफा नहीं है, वो कई दफा उस पे उनको तनकीद का निशाना बना चुके हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है इस लिहाज से कि जो कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यूक्रेन में तो जाहिर है जंग जारी है, लेकिन उस पर अमेरिका की पोजीशन और है, लेकिन मिडिल ईस्ट पे बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशली गाजा को लेके। और तमाम तरदून की हमदर्दियां जो हैं वो जाहिर है कि इसराइल के साथ रही हैं, और जितनी रेजोल्यूशंस भी पेश हुई हैं यूनाइटेड नेशंस में मुख्तलिफ वक्तों में, उनको वो वीटो भी करता रहा है अमेरिका। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो कहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर। आज की जो मीटिंग है जाहिर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सिर्फ अरब कंट्रीज के जो हेड हैं और इस्लामिक कंट्रीज के, जिसमें जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं शहबाज शरीफ वो भी जा रहे हैं, उनका अहम किरदार भी है वहाँ पे। और अब उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम ये समझ सकते हैं ज्यादा हो चुकी है जब से हमारा ये जो डिफेंस जो एक पैक्ट साइन हुआ है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये उसके बाद ये एक पहली मुलाकात है जो कि पाकिस्तानी एक हाई ऑफिशियल जो हैं इस लेवल पे जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे। तो ये काफी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो अच्छा पैदा हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती अच्छा है। कहती है इसके अंदर ना लेकिन मेन जो एक नई चीज ये है कि ये साथ के साथ अमेरिका के इत्तेहादी हैं जो मुसलमान मुल्क हैं, साथ के साथ अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, और साथ साथ वो फलस्तीन के साथ भी खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये कायल करेंगे उन्हें ट्रंप साहब को कि इनकी जान छोड़ दें, और अगर ट्रंप कायल नहीं होते तो फिर जाहिर है इनको एक नया व्यू लेना पड़ेगा, फिर ये अमेरिका के साथ चल नहीं सकेंगे।
वेल जो है, अगर आपको याद हो कि पहला जो टेन्योर था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसमें अब्राहम अकॉर्ड्स की बहुत बात होती थी, जिसके ऊपर तकरीबन तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो थी वो किसी हद तक कायल थी। जाहिर है उनकी अपनी कंडीशंस थी उसके ऊपर, तो बार बार उसी का जिक्र आज भी उन्होंने जिक्र किया है तकरीर में। प्रेसिडेंट ट्रम्प इसका जिक्र करते हैं कि वो इसके तहत वहाँ जो है एक पीस को क्रिएट करना चाहते हैं, सस्टेनेबल पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब वो किस हद तक हो पाता है वो तो हमारे सामने ही है, क्योंकि दूसरी तरफ जो गाजा है वहां पे सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। अब तो किसी से ढका छुपा भी नहीं है कि वहां पे मैस किलिंग्स को, अब तो जेनोसाइड का लफ्ज बिल्कुल यूज हो रहा है, जो माहिरीन है वो कर रहे हैं। तो ये अब ऐसी बात नहीं है। और जबकि वेस्ट के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, जब उन्होंने भी अब मान लिया है स्टेट को फॉर स्टेटहुड जो है पैलेस्टाइन की, तो बहुत सिचुएशन बदल रही है तेजी के साथ वेस्ट में। अब वो किस तरह मटेरियलाइज होती है ये अभी हमें देखना बाकी है, लेकिन ये बात सच है कि चीजें बहुत तब्दील हुई हैं अगर आप इसे पिछले साल के मुकाबले में देखें आज। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइए अफनान साहब, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इस वक्त मीटिंग थोड़ी देर में होगी और ये 7 इस्लामी मुल्क हैं और ये इकट्ठे जा रहे हैं और पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं वो इकट्ठे एक और इशू पे ट्रंप को या प्रेसिडेंट को कायल करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ 25 सितंबर को मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ अलग मीटिंग हुई है। तो इन मीटिंग्स को ज़हन में रख के आप कहाँ रखते हैं पाकिस्तान को इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि जो अभी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं हमारे खित्ते में, साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में, उसको अगर आप सामने रखें तो एक क्लियर कंट्री है जो दैट केम आउट एज द लीडर, और उसका नाम पाकिस्तान है। ठीक, जो बनियानुल मरसूस वाला मामला था और उसके बाद जो अभी आपने सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की जो पैक्ट हुआ है, अब इसके अंदर जो मिडल ईस्ट के अंदर मेजर प्लेयर है वो तो इसराइल है, और इसराइल वाया अमेरिका वाया इसराइल, या इसराइल वाया अमेरिका कर लें तो वो दे प्ले द गेम ओवर देयर। तो अब क्योंकि पाकिस्तान उस इक्वेशन में आ गया है तो हमारे भी कंसर्न है, ज़ाहिर है मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ जो है उसकी हिफाजत करना बहुत अहम है हर मुसलमान के लिए। और जो पोस्चर है इसराइल का कि वो एक दिन लेबनान पे हमला करता है, फिर सीरिया पे करता है, फिर इराक पे करता है, फिर यमन पे करता है, फिर कतर पे करता है, फिर 7 मुल्कों पे कर रहा है हमले। मतलब दे वांट टू एग्जीक्यूट द ग्रेटर प्रोजेक्ट, ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट। उसके अंदर वो जो बाउंड्रीज है, वो जो नाइल रिवर से लेके टिग्रस जो रिवर है उसके दरमियान तमाम जो लैंड है उसको वो कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल है, और इट गोज ऑल द वे डाउन टू मदीना मुनव्वरा का नॉर्थ जो है उस तक। तो अब जब ये वो प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूट हो सकता है कि जब वहाँ पे हो बहुत ज़्यादा खून खराबा और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो तबाह हो जाए। आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को तबाह करेंगे तो नया सिस्टम आएगा। तो वो उसके ऊपर वो जो बाउंड्रीज है वो ब्लर हो गई है कंट्रीज की, और उसके अंदर जो ये सारा मामला हो रहा है। हुकूमत जो है उसने ऑलरेडी आपके सामने है कि बड़ी महारत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त पैक्ट कर लिया है, और हम जो है इंशाल्लाह उनकी हिफाजत भी करेंगे, और वो भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो वो भी हमारी हिफाजत को भी आएंगे, और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको पूरा कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में सारा का सारा इस वक्त मामला जा रहा है, और ये एक मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट है जो जियो पॉलिटिक्स में दुनिया की हो गया। क्योंकि देखिए, एक सिस्टम था, जो एक ऑर्डर था जो अमेरिका चलाता था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो ऑर्डर जो है ना अब वो कोविड के टाइम तक एग्जिस्ट करता था, अब वो इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वी आर इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड जिधर मेजर पावर्स जो है वो और भी आ गई हैं। अब चाइना ने कल अपने एक मेजर, आपके जहन में एक उन्होंने नया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको वो कर दिया, ऑपरेशनल कर दिया। लेकिन अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है कि 2028 तक हम भी करते हैं। हाँ जी, और ये लेकिन एक बहुत बड़ा शिफ्ट इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास है, और किसी के पास पूरी दुनिया में नहीं है। अमेरिका के पास तो बहुत सारे हैं बेसिकली, इनके पास तो 3 है, लेकिन ये बिल्ड कर रहे हैं बहुत तेजी से। तो ये सारा का सारा जो शिफ्ट है ये उसी से रिलेटेड अब मामला आगे चल रहे हैं। इजाज़ साहब, ये फरमाइएगा सर, ये सारी सूरत आपके सामने, अब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिल गया, बाकायदा पैक्ट हुआ है, और इस अगर सिनेरियो में देखा जाए, और उसके बाद ज़ाहिर है अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से किसी ने फ़लस्तीन की रियासत की हमायत नहीं की। अभी जितने भी हुए हैं वो वेस्टर्न कौमें कर रही हैं, 5 आज फ्रांस भी उनके साथ मिल गया। मुझे लगता है इस मीटिंग का नतीजा देखना चाहती है मुस्लिम वर्ल्ड, फिर उसके बाद वो भी ज्वाइन करेगी इसको। तो ये क्राइसिस है या सोल्यूशन ऑफ क्राइसिस है? नहीं, देखें, एक पहले अरेंजमेंट इन प्लेस थी, बल्कि अभी तक है, जिसमें मिडिल ईस्ट की तमाम जो डायनामिक्स हैं उसको वीव किया गया है इजराइल की प्रोटेक्शन
और उसकी एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक, और उसका गारंटर जो है वो अमेरिका है। ठीक, अब अभी तक है। अच्छा, मैं थोड़े से इख्तलाफ की इजाजत चाहूंगा मोहतरम सेनेटर साहब से। देखिए, अमेरिका एक रिसीडिंग सुपर पावर है, लेकिन अभी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में नहीं गए। अब ये कितना वक्त लगता है, ये इसका कोई आज हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकती। तो जब तक अमेरिका ये पोजीशन एंजॉय करता है, और मैं समझता हूं कि वो पोजीशन जब खत्म भी हो जाएगी, तो जो अमेरिका के पास रेजिडुअल पावर भी रह जाएगी ना, उसके साथ भी अमेरिका अपने अलावा अगर किसी मुल्क के साथ खड़ा होगा तो वो इजराइल है। ठीक है। तो उस तनाजुर में अगर हम देखें तो अभी सिर्फ एक स्टेज सेट करने की एक पोजीशन हो रही है, ऐसा कोई इमीडिएट तब्दीली नहीं आएगी एज फार एज दी पोजीशन ऑन ग्राउंड। लेकिन सर, अगर इब्राहिम अकॉर्ड देखें आप, तो वो भी तो ट्रंप ने करवाया था ना, ये उस पर वो बहुत ज्यादा फख्र करते थे कि मैंने बड़ा, अब उसको इसराइल ही वायलेट कर रहा है। तो अब या तो फिर वायलेशन चलती रहेगी तो ये फिर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, या फिर वो वापस लेके आए उसको इसराइल को। देखिए, पहले जो एक आप कह लीजिए कि एक अलूजन क्रिएट की गई थी सिक्योरिटी की, उसमें अरब मुल्कों का जो है उनकी परसेप्शन ये थी कि तकरीबन 35 से 40 हज़ार जो अमेरिकन ट्रूप्स इस रीजन में हैं, उनका सेंटकॉम का फॉरवर्ड बेस अलदीद में, केओक है उनका बहरीन में, और दूसरे मुल्कों में जो उनकी प्रेजेंस है, उससे वो समझते थे कि ये हमारी सिक्योरिटी है। हाँ, ये काफ़ी है हमारे लिए जी। जबकि अमेरिकन पॉलिसीज़ के मुताबिक या उनसे इंटरेक्शन से जो चीज़ नज़र आती थी वो ये थी कि उनका यहाँ पे इंटरेस्ट या प्रेजेंस जो थी वो अपने ऑयल की यूरोप को और अपने मुल्क के लिए तरसील जो है उसको सिक्योर करना, और इजराइल को कंफर्टेबल करना कि वो उसको कोई एग्जिस्ट, रशिया को रोकना, चाइना को रोकना वगैरह वगैरह, या ईरान को, लेकिन उसमें कहीं भी इन मुल्कों को प्रोटेक्ट करना उनका मकसद नहीं था। अलबत्ता ईरान को एज ए थ्रेट, वो एज ए सेकंड थ्रेट वो बढ़ा चढ़ा के वो उसको एग्जैजरेटेड उसमें इन लोगों को कन्विंस करते थे, और उसी थ्रेट परसेप्शन के बेस पे अपना वो इक्विपमेंट बेचते थे, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट। अब जब इनको जरूरत पड़ी, जब इजराइल ने तेजी से फैलना शुरू किया, अटैक शुरू किए, तो फिर इनको ये रियलाइजेशन आई कि वो जो एक विनियर था ना प्रोटेक्शन का, वो फ्लॉड है। तो अब वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है, जो हमारा एक स्टेटस है अल्लाह की तरफ से, जिसको हमने गेन किया है, मैं समझता हूँ हालिया जंग के बाद, और अच्छी डिप्लोमेसी टॉप लेवल पे जो हमारी लीडरशिप है, तो वो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन ये सोचना कि मेरा ख्याल है थोड़ा एग्जैजरेशन है कि हम वहाँ पे अमेरिका को रिप्लेस करने जा रहे हैं। वो हमारी कौम में जावेद साहब देखें, वो तो है पूरा यूरोप नहीं कर सका मिलकर। हम देखें, हम लोग ना वो बड़े जो है ना खुशियों के और उसके बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं ना, तो हम हर चीज को बड़ा ओवर सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें रियलिस्टिकली इस चीज को देखना चाहिए। ये पैक्ट जरूर हुआ है, लेकिन इस पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने वहां पे अमेरिकन अम्ब्रेला को रिप्लेस कर दिया। मैंने ब्रेक लेनी है। गैती यारा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि फलस्तीन का इस वक्त क्या स्टेटस है? यूएन एक सेंट्रल स्टेज है इस वक्त, और वहां पे ये फैसला होना है। जिस तरह वेस्टर्न ताकतें, यूरोपियन ताकतें इसको तस्लीम कर ली है, तो इसराइल और अमेरिका एक साइड पे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका मुसलसल वीटो करके इस सारी एफर्ट्स को जाया कर देगा, या फिर इसको कायल किया जा सकता है? छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गैती यारा, ये फरमाइएगा कि ये जो फलस्तीन का इशू है, क्योंकि अब यूरोपियन पावर्स जितनी हैं वो तो ज़ाहिर है फलस्तीन आज़ाद रियासत के साथ खड़ी है, उन्होंने उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया। यूके ने कल परचम भी लहरा दिया, एम्बेसी भी खोल दी वहाँ पे, और आज फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया। तो ये दो ऑप्शंस है, एक तो ये है कि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब की मर्जी से हो रहा है, या फिर उनके एंगेज्ड हो रहा है, उनकी विल के एंगेज्ड हो रहा है। और आप एक तो ये बताएं कि क्या कहीं ना कहीं अमेरिकन इसके अंदर शामिल तो नहीं है, और अगर शामिल नहीं है तो फिर क्या डेस्टिनी है इसकी?
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन जो पब्लिक है उसमें की जो ओपिनियन है इसराइल को लेके, उसमें भी बहुत फर्क आ चुका है पिछले 2 साल के अंदर, और वो बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टीनियन हो चुकी है ओवर द टाइम। जितने भी सर्वेज आते हैं, जितनी भी नई उसके ऊपर फाइंडिंग्स हैं, वो यही बताती हैं। और इसमें राइट और लेफ्ट दोनों की आपकी पार्टीज अक्रॉस द पार्टी ये एक है, बाई पार्टिसन आप समझ लें कि ये एक ट्रेंड आया है। दूसरी बात ये है कि एक और जो बात कही जा रही है ये रिकग्नाइज करने के हवाले से फलस्तीन को बार बार यहाँ पे भी और हर जगह पे, कि इट्स मोर सिंबॉलिक एंड परफॉर्मेटिव। क्योंकि आप देखें कि जो जितने भी ये ममालिक हैं, इनके बाज़ाब्ता तौर पर उनके साथ, इसराइल के साथ तमाम किस्म के तिजारती और सिफारती तमाम ताल्लुकात और मामलात वहीं के वहीं हैं और वहीं ही रहेंगे फिलहाल। तो अब जब नीचे कहानी आते आते जब रुपए पैसे और हथियार पे आती है, तो सारा मामला उसका है कि क्या वो रुकेंगे, क्या उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन लगेगी। अगर किसी किस्म की सैंक्शंस ये मुल्क लगाते हैं, यूरोपीय यूनियन एक खुद ब्लॉक के तौर पे, जो कि बहुत ही एक कोई इतना मतलब एक फारफेस्ट किस्म का आइडिया है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस जो है, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं पाई जाती जो है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि उसके सामने उनको इसराइल और फलस्तीन के दरमियान चूज करना होता है, और उनका जो चॉइस है वो बहुत इजी है उनके लिए, वो इसराइली है। तो अभी इसमें काफी सारे मराहिल हैं ये देखने के लिए कि यहाँ की पब्लिक कितना पुश कर पाती है। और यहाँ पे आपको पता है कि इन पे पाबंदियां भी हैं आजकल, तो किसी किस्म की प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविटीज पे। तो ये वो अमेरिका नहीं जो पहले हुआ करता था किसी जमाने में। तो यहाँ पे तो बड़ी आपके साथ सख्ती होती है अगर आप इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये मामला कांग्रेस के बाकायदा झुकाव जो है वो सबको पता है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। और वो वहीं पे कायम दायम है। इसके अंदर यू ने, एक यूरोपीय यूनियन ने और इंग्लैंड ने अपने आप को थोड़ा सा एक अलग किया, आयरलैंड ने बहुत खुल के साथ दिया था, लेकिन किस हद तक ये उनको माली तौर पे अपने आप से अलहदा कर पाएंगे, ये वो जगह है जहाँ पे इसराइल को सचमुच में कुछ परेशानी का सामना हो सकता है अगर ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो ये जो है ये सिर्फ जो है आपने बात कर ली, आपने सुन ली, आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया और आप घर चले गए। ठीक, ये सिंबॉलिक है, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। अफनान साहब ये फरमाइए कि एक खबर चल रही है ये, और अभी मटेरियलाइज नहीं हुई, कि डोनाल्ड ट्रंप के 3 मुतालबात हैं इन 7 इस्लामी मुल्कों से। एक तो ये कि वो कहते हैं जी ठीक है आप अपनी फ़ौज भेजें वहाँ पे, ताकि अगर वहाँ पे गज़ा को क्लीन करे, बाकी सब, और फ़ौजें अपनी भेजें 7 मुल्क, जिसमें ज़ाहिर पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर है उसमें। और सेकेंडली वो कहते हैं जी कि अगर आपने इसको बहाल करवाना है सबको, तो पैसा दें आप, तो पैसा लगाएं आप। और थर्ड ये है कि आप गारंटी दें कि हमास और हिजबुल्लाह को आप ख़त्म करेंगे, वो यहाँ पे दोबारा रीअपीयर नहीं होंगे। और ये 3 गारंटीज चाहते हैं, और अगर ये 3 गारंटीज मुस्लिम वर्ल्ड दे देती है तो फिर उसके बाद ये फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेगा अमेरिका। अच्छा देखिए, हमें अभी कल जो इनका प्रीवियस स्पोक्स पर्सन था ना स्टेट डिपार्टमेंट का, उसका कल एक इंटरव्यू आया है, अगर आपकी नज़र से पता नहीं गुजरा है कि नहीं, जो बाइडन दौर का था। उसके अंदर उसने ये कहा है कि मेरी जब नेतन्याहू से बात हुई कि ये गज़ा की वॉर जो हमने ख़त्म करनी है, तो उसने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंडिंग दिस वॉर। उसने ये कहा कि देखें हम ये जंग कई दहाइयों तक चलेगी। तो वो लास्ट जंग एक उनका है ना, वो ज्यूश ट्रेडिशंस में उनकी प्रोफेसीज भी है, उनकी प्रोफेसीज भी है। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि वो ये आके जब वो ये कहते थे स्टेट डिपार्टमेंट के लोग कि जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग रुकवा दें, उनको पहले से ही मालूम था कि जंग नहीं रुकनी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारा का सारा आई वॉच है मेरे नज़दीक, कि ये आपसे कहेंगे ऐसे ही कि जी हम भाई हमास ने आपकी सारी बात तो मान ली थी, जो आपने जो डिमांड्स की आपकी सारी मान ली। उन्होंने कहा उधर जो गवर्नमेंट उसको भी छोड़ देंगे, जो उन्होंने सारी डिमांड की, ये खुद दोहा चले गए, तो ये खुद नहीं मानेंगे। फिर वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हुई। देखें एक किताब है व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड, मार्टिन जेक्स की, ये मैंने आज से कुछ 12-13 साल पहले पढ़ी थी। उस किताब के मुताबिक चाइना वुड हैव ओवरटेकन अमेरिका इन 2040। ठीक है, ये बड़ी मशहूर हुई थी, उसने सारा एनालिटिकल हिसाब से। लेकिन दैट शिफ्ट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। परचेजिंग पावर पैरिटी में आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, और बाय बहुत मतलब कि कोई 10-20% का फर्क है अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से। फिर अगर आप मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको रशियन उनका जो ट्रायड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, दुनिया कहते हैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इकोनॉमी भी आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं रही, और आपका जो डिफेंस वाला मामला था वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। अभी बनियानुल मरसूद में भी वाली बात साबित होगी, वैसे
वेपन्स के जो सारे लेकिन मामले देखिए इकोनॉमी जो है ना वो फरहान साहब परचेजर पे डिपेंड करती है। अब अमेरिका अगर परचेजर नहीं रहेगा तो इकोनॉमी चाइना का भी डाउन हो जाएगी। नहीं डाउन होगी क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्ड कर ली है ना। मैं ये तो बता रहा हूँ परचेजिंग पावर, इफ यू गो बाय जीडीपी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो देन आपने अगर लोकल अपनी इकोनॉमी इतनी बिल्ड कर ली है कि आपको उनके एक्सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, तो आप यू कैन स्टिल सर्वाइव। बात यह है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज था वो टेक प्लेस हो गया कि नहीं हुआ, वो हो चुका है। मेन चीज जो है वो नॉलेज। फिर देखिए ये जो अभी सऊदी की भी बात हो रही थी, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, उन्होंने ये कहा कि सऊदी डिडंट इन्फॉर्म अमेरिका ऑफ द पैक्ट, ये जो हमारा भी इनके साथ हुआ है। ये 7-8 महीनों से चल रहा था सारी पता नहीं, लेकिन उन्होंने पहले एफटी ने ये रिपोर्ट किया कि सऊदी ने उनको पहले नहीं बताया। अच्छा ठीक ठीक है। अब बात ये है कि देखें हमें जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर हमें बड़ा रियलिस्टिकली मामले को देखना चाहिए। जो नेतन्याहू है उसकी कुर्सी जो है वो ट्रंप आ गया। आपने देखी वो वीडियो? भाई हमें रियलिस्टिकली देखना है कि हु रन्स द शो। तो वो जो इजरायली लॉबी है दे रन द शो इन अमेरिका। आप जो मर्जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट को चार्ली कर्क वाले मामले में उसने कहा है कि चार्ली कर्क ने कहा था कि नेतन्याहू यूज्ड टू पुश हिम अराउंड, ये हाल था उसका, कहते हैं प्रेसिडेंट का। तो और वो जंग खत्म करना चाहते नहीं है, ये उनकी बातों से वाज़ेह है। तो उसी तनाजुर के अंदर फिर रह के हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। और मेरा ये ख्याल है कि शिफ्ट जो है ये अभी आप देख लीजिएगा, अगर हमने वहाँ पे बेसिस वगैरह हमने बना लिए और वहाँ पे मूव करके, ये बहुत मेजर शिफ्ट ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर, पाकिस्तान की जो है एयर बेस, क्योंकि जॉर्डन के साथ 2 एयर बेस है ना उनके, तबूक है एक, दूसरा अल्जोवा भी है, अल्जोवा, ये 2 हैं। और वहाँ पे अगर हमारी एयरफोर्स जाके बैठ जाती है तो वहाँ 400 किलोमीटर दूर होगा इसराइल। जी जी, तो ये बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इसराइल को इस पे, क्योंकि उनका ज्यादा खतरा भी यही है कि कहीं वहाँ से हमला ना कर देना। वहाँ हमारे अल फतेह लग जाते हैं वहाँ पे जाके, फतह 1 फतह 2 लग सकते हैं, गोरीस लग जाते हैं जाके, तो बाद तो काम खराब हो जाए। इजाज़ साहब आपसे वैसे सवाल है कि अगर हम चले जाते हैं जॉर्डन के बॉर्डर पे, यहाँ पे ज़ाहिर 2 एयर बेस है, अगर एयर फोर्स हमारी जाएगी तो 2 एयर बेसिस पे जाएगी वो, और वहाँ पे जब फौजी जाएगा तो उसके साथ वेपन भी जाएगा। और जब वेपन जाएगा तो क्या इसराइल ये महसूस ही करेगा कि पाकिस्तान को लिया है सऊदी अरेबिया? लेकिन अभी आप ये देखें कि इस वक्त एज ऑफ नाउ तो हम भी अमेरिका के साथ अलाइंड हैं। तो क्या हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने अमेरिका को भी हेड ऑन लेना है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो तो अभी सऊदी अरेबिया ने भी नहीं किया, पहले सऊदी अरेबिया करेगा। सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल में इत्तेहादी है ना, पहले सऊदी अरेबिया ने फैसला, सऊदी अरेबिया या प्रेजेंट वहाँ जो रूलिंग डायनेस्टी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अमेरिकन रेड लाइंस क्रॉस करेंगे। ठीक, वो जहाँ तक गुंजाइश बनेगी उस हद तक वो ज़रूर ये चीज़ें करेंगे। अभी तो सिंबॉलिक है, ये मटीरियलाइज होने में जो है उसके ऑपरेशनल प्लान्स बनेंगे, उसके लिए वेयर विदॉल क्रिएट की जाएगी, और मेरे ख्याल उसमें कुछ वक्त लगेगा। इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी तो भारत हमें ये कह रहा है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, तो हम यहाँ से जो है अपने थ्रेट्स को, उसके अगेंस्ट जो हमारे डिफेंसेस हैं, मिलिटेंसी के अगेंस्ट जो हमारे डिफेंसेस हैं, उसको तो हम डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे। मेरे ख्याल में वायबल नहीं होगा, वक्त के साथ यकीनन किया जा सकता है। अच्छा, आपके पास एक सवाल है, ब्रेक मैंने लेनी है एजाज साहब, कि ये जो फिर पैक्ट है इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और सऊदी अरेबिया को क्या फ़ायदा होगा? छोटी सी ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एजाज ये फरमाइएगा कि इस पैक्ट का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और सऊदी अरेबिया को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अभी तक बड़ी एम्बिग्विटी है कि ये है किस टाइप का, हमने जाके लड़ना है या उन्होंने आके लड़ना है, करना क्या? देखिए मेरे ख्याल में चूंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है तो इसको दानिस्ता तौर पे एम्बिग्यूस रखा गया है। अदरवाइज आपको याद होगा 2015 में जब सिर्फ हमने यमन पर उनके साथ जाने या ना जाने का फैसला किया गया था, तो इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया था, और उसमें भी पार्लियामेंट ने उसकी जो 9वीं या 10वीं शिक थी उसमें पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी कि अगर हरमैन शरीफैन को कोई थ्रेट होगी तो हम हर तरह उसके लिए जाके लड़ेंगे। तो वो चीज़ मौजूद है। इसी तरह जॉइंट ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, हम पहले से करते आ रहे हैं। 1984 से है ना जी, पहला मुआहदा 1984 जो है इंटर ऑपरेबिलिटी भी करते हैं, जिसमें एक दूसरे के टेरेन में या एनवायरनमेंट में जाके हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अब एक तरह से एक फ्रेमवर्क में
रेगुलराइज हो गई, लेकिन उसके TORs क्या हैं किसी को पता नहीं है। अब इसमें देखें थोड़ा बहुत जो मैं इंटरनेशनल रिलेशन को समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, तो मैं ये देखें जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो अमूमन दोनों साइड्स टेबल पे कुछ लेके आते हैं। अगर ये सिर्फ डिफेंस पैक्ट है तो सऊदीया तो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आ रहा, ठीक है, ना हमें जरूरत भी नहीं है। लेट्स बी रियलिस्टिक। हमने अभी रिसेंटली मुजाहरा किया, हम अपने जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, पूरी कौम हमारे पीछे थी, हमने अपने दुश्मन को हेड ऑन लिया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। तो ये सिनेरियो बिल्डिंग करना वो कहने की हद तक तो ठीक है कि हमला तस्वुर किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि अगर ये डिफेंस पैक्ट के बजाय एक सिक्योरिटी पैक्ट होता ना, ठीक, तो फिर ठीक था, क्योंकि हम उनको फिजिकल सिक्योरिटी का कंसर्न है, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमें फिजिकल सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, डिप्लोमेटिक और हमें डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी वो हमें चाहिए। उनको फूड सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, पाकिस्तान वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर तो ये उस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट हो तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी जो है ये एक हिस्टोरिकल आप जो है ना शिफ्ट है और उसका दोनों फरीकों को फायदा है। बल्कि आने वाले वक्तों में, अभी हम चाइना की बात कर रहे थे, तो इसमें राइटर ने जो इस पे कमेंट्स किए हैं वो ये कहते हैं कि डिफेंस जो है रिलेटेड इंडस्ट्री की वो जो है को प्रोडक्शन में ये तो फिर चाइना के बगैर नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान के पास चाइना अपना मिसाइल सिस्टम है, हमारा नहीं मिसाइल सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर चाइना भी चाहेगा कि वहां, चाइना देखें मिडिल ईस्ट में उसका असर बढ़ रहा है, तो चाइना भी चाहेगा कि वहां पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट लगे। हमारे पास साइबर डोमेन में हमारे पास बहुत सी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, तो पाकिस्तान उन चीजों को वहां उनके लिए भी बना सकता है, उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। तो अभी मेरा ख्याल है हमें इंतजार करना चाहिए कि टू अर्ली है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा अफनान साहब, ये फरमाइएगा सर कि ये जो एम्बिग्यूटी, जैसे कि जाज साहब ने भी कहा, ये बड़ी हैरान कुन किस्म की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत रिजर्वेशन हैं और साथ साथ आवाम भी बड़ी परेशान है कि ये होगा क्या, कि मतलब कल अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो क्या सऊदी अरेबिया इंटरवीन करेगा, जो उसके पास अमेरिकन हथियार हैं क्या हम वो इस्तेमाल कर सकेंगे इंडिया के खिलाफ, या कल को अगर इसराइल हमला करता है सऊदी अरेबिया के ऊपर तो फिर हम जाके वहाँ पर लड़ेंगे, करेंगे क्या? देखिए मेरा इसके अंदर ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि शायद दिफा के मामले में तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमने भी जैसे जनरल साहब कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट भी किया। अब बात यह है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की ज़रूर है। अगर हमारी सप्लाईज है तकरीबन कोई 17-18 बिलियन डॉलर की ऑयल की इंपोर्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, अगर हम उसको सिक्योर कर लेते हैं थ्रू सऊदीया तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट चंक फॉर आवर गेन है हमारे लिए। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि देखें इस पर्टिकुलर जो डिफेंस पैक को जो स्ट्रेटेजिकली एम्बिगुअस रखा गया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो अरेंजमेंट्स है सऊदीया की भी और पाकिस्तान की भी, वो हम ज़्यादा उसको छेड़ना भी नहीं चाहते ना। बहुत सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो शायद वो सामने आ जाएंगी लोगों के, अभी शायद उनको सामने लाना जो है वो अक्लमंदी नहीं होगी, और अलॉन्ग दीज लाइन जो है सारा का सारा मेरा ख्याल है मामला चलेगा, क्योंकि ज़रा हमें और ये पार्लियामेंट में आएगा पैक्ट, ये इवेंचुअली जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये टाइम जब हम ये फील करेंगे कि ये इसको सामने लाने में कोई मसला नहीं है तो इसको लाया जा सकता है। लेकिन ये जो रेड लाइंस वाली बात जो भी हो रही थी ना, देखें हमने हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने हमारे पे हमला किया। ये जितने ममालिक हैं इन्होंने इजराइल पे हमला नहीं किया, इजराइल ने इन पे हमला किया। रेड लाइन वो क्रॉस कर रहे हैं, हमने तो क्रॉस की ही नहीं, ना सऊदी ने करनी है ना हमने करनी है। ये तो खुद ब खुद हालात ऐसे बनने शुरू हो गए हैं कि वो सारे के सारे जो अलायंसेज हैं वो सारे टेस्ट होंगे और जो लाइंस हैं दे विल बी रीड्रॉन। ये वो सिचुएशन मेरा ख्याल है अभी चल रही है। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक इमरान खान साहब से रिलेटेड खबर है आज कि 100 के करीब गाड़ियां आज लाहौर से आई हैं, जिसके अंदर उनके MPs हैं और अडयाला जेल पहुंचे हैं वो, और उनका ख्याल ये है कि वहाँ पे एक पब्लिक गैदरिंग करके तो स्टेट को मजबूर किया जाए कि इमरान खान साहब को रिहा करें। तो एक शो उन्होंने करने की कोशिश की, अभी तक कोई इसके बारे में खबर तो नहीं आई कि कोई इसका नतीजा निकला है या इमरान खान साहब रिहा हो गए हैं या जेल टूट गया, पता नहीं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो उस साइड पर हीट बढ़ती चली जा रही है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज शुरू हो गया है तीरा वैली की वजह से। तो इन चीज़ों को जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको कौन एड्रेस करेगा और कब एड्रेस किया जाएगा? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक को दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफरान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इंटरनल सूरत हाल है, जैसे वादी तीरा का एक इशू है बना हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया हुआ है। दूसरा ये है कि आज गंडापुर साहब ने कह दिया कि अफगानिस्तान वफ्त भेज रहे हैं, हम सारे वफाक को बाईपास कर रहे हैं वो। और थर्डली ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो 100 गाड़ियाँ आ गई लाहौर से, MPs आ गए डाला जेल के सामने। तो ये इंटरनल इशूज़ के ऊपर भी तो तवज्जो देनी है ना आपने। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इंटरनली हमें हमारा हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए ताकि हम एक्सटर्नल प्रेशर्स को अच्छी तरह से बर्दाश्त भी कर सकें और रिस्पॉन्ड भी कर सकें। मगर बदकिस्मती से जो रास्ता PTI ने ले लिया है, जो कॉन्फ्रंटेशनल उनकी सियासत है, और जो हमेशा से उनकी कॉन्फ्रंटेशनल सियासत थी, 2014 के धरनों से आप शुरू कर दें, जब वो अपोजिशन में थे तब भी धमकियाँ देते थे, जब वो हुकूमत में आए तब भी धमकियाँ देते थे, अभी भी वो जेल से बैठ के कह रहे हैं मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूँ। अब ये सियासत के अंदर तो आपको बड़ा तहम्मुल से और सब्र से चलना पड़ता है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन इस तरह जो कॉन्फ्रंटेशनल बात है और कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सारे चोर हैं, ये कोई तरीका, ये मुझे तो ये लगता है कि ये इंटेंशनली जानबूझ के हालात ख़राब किए जाते हैं। मेरा अपना ये असेसमेंट है कि ये कुछ उनके, आप मुझे बताएं ना कि इतने बड़े मामलात हो गए इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर, वो उधर ही फंसे हुए हैं। भैया आप इतने बड़े आलम इस्लाम के लीडर अपने आप को कहते हैं, नहीं वो जेल में जब रखेंगे बंदे को तो आप ट्वीट तो रोजाना आ रही है, नहीं तो ट्वीट तो रोजाना आती है ना। आप मुझे बता दें कौन से दिन उनकी, पिछले 4-5 दिन से तो उनकी ट्वीट्स आ रही हैं रोजाना के, तो नहीं आ रही तो एक दिन बाद आ रही हैं। अब बात यह है कि आप एक तरफ आलम इस्लाम के लीडर बनते हैं, आप कहते हैं जी मैं ये भी करूंगा, और आप उसके बाद जो हालात हैं दुनिया के उसके सामने रख के आप अपने मुल्क के मामलात भी देखें ना। अब इस वक्त डिस्टेबिलिटी बहुत बुरी चीज़ है मुल्क के लिए, किसी सूरत जो है वो ठीक नहीं है, और लेडी बलूचिस्तान में हालात इतने अच्छे भी नहीं है, तो उस तनाजुर में मेरा ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये जो MPs वगैरह लाए हैं, इससे कोई मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, ये ऐसी मतलब ये जमा सिफर बड़ा सिफर। एक मैं बात कर दूं कि हमारे कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं डिफेंस के जिनको हम खुद फाइनेंस नहीं कर सकते, हो सकता है मैं वो उधर भी हम उनके साथ, सऊदी के साथ काम कर सकें। उधर डिफेंस प्रोडक्शन में तो वो तैयार है मेरा ख्याल है वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों के अंदर है जो अपनी जरूरत के मुताबिक गोला बारूद अपना खुद बना रहे हैं, गोला बारूद भी बना रहे हैं, जहाज भी बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया है, और बहुत सारी चीजें हमारे पास। अच्छा एजाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये इंटरनल जो इशूज हैं ये बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट शायद उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो ज़ाहिर है जाके सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डोनल्ड ट्रंप से निपटेगी, इंडिया से लड़ेगी, या यहाँ आके इंटरनल प्रॉब्लम हल करेगी। इनको कैसे सॉल्व करना? नहीं देखें, दोनों ही अपनी जगह अहम है, बल्कि आप ये देखिए कि किसी भी रियासत के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो स्ट्रेंथ तो अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी से ड्रॉ करते हैं ना। तो वो अगर हम बाहर हमारी जितनी मर्जी इज्जत हो या बाहर हमारा जितना मर्जी कद काट हो, अगर हमारे अपने घर में मसाइल हैं तो वो कहीं ना कहीं दुश्मन भी उसको इवन उन फॉल्ट लाइंस को इस्तेमाल कर सकता है। और मैं ये समझ, मेरी कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो एसेंशियली पावर पॉलिटिक्स हैं, और उसमें ये एक मिजाज बना हुआ है आज के इस्लाम के साथ। आज के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं ये भी तो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में एक दूसरे के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते थे या एक दूसरे के साथ जो सलूक करने की बड़के मारते थे, वो भी तो तारीख का हिस्सा ही है ना। मीडिया आप खुद इसको फॉलो करते रहे, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन हमेशा जब एक रिकन्सिलिएशन करनी होती है तो अपोजिशन का तो काम है ना शोर शराबा करना, तो हुकूमत को थोड़ा बड़ापन दिखाना पड़ता है, तो उसी से ही जो है चीजें रिजॉल्व आगे बढ़े, आगे बढ़ के राजी करें इमरान खान साहब को, कोई ना कोई देखें जी कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट की जा सकती है, दरमियान का रास्ता। जैसे सऊदी अरब के लिए निकाल लिया हमने, पाकिस्तान स्टेबल है तो सबका भला है। बाकी देखें ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। आप ये देखिए कि पिछले 40 सालों में कितने लोग, कितने हाथों में हुकूमत चेंज हुई, जिनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, जिनके इक़्तिदार में आने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ थे, जिनकी बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल अपोजिट उनकी जो है ना फिलॉसफीज थी। और यहाँ तक कि लोग जेल से भी निकले और जाके उन्होंने
हल्फ उठा लिए और सबसे आला मनसब तक भी पहुंच गए। ज्यादातर ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन है ना। तो इसलिए आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान की खातिर रिकनसाइल करना चाहिए, ताकि अब जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हो रही है ना, हम सब मिलके उसका फायदा उठा दें, वरना फिर ये सारा जो खेल है वो खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगी सब कुछ जो कुछ किया हुआ हमने। और ज़्यादा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।